दोस्तों, मेरा नाम है रमेश और मेरी उम्र 32 साल। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में पला बढ़ा हूं, जहां लोग एक दूसरे को नाम से, रिश्तों और अफवाहों से ज्यादा जानते हैं। गलियों में सुबह की शुरुआत चाय की दुकानों से होती है और रात का अंत लोगों की चुगलियों से। बचपन से मैंने घर में औरतों की हालत देखी थी। मेरी माँ, बुआ, चाची, सबको मैंने मार खाते, अपमान सहते देखा। और पिता शराब पीकर आते, माँ को बिना वजह पीटते और मोहल्ले के लोग कान में तेल डालकर बैठे रहते। मुझे ये सब गलत लगता था, लेकिन यहाँ ये नॉर्मल था, क्योंकि मर्द के लिए यही ताकत की निशानी मानी जाती थी। अगर औरत से प्यार और बराबरी का व्यवहार करो तो लोग तुम्हें कमजोर मर्द कहेंगे। पर समय के साथ मैंने पढ़ाई की, कस्बे से बाहर गया और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। मुझे लगा था कि मैं अलग रहूंगा, घर का माहौल बदल दूंगा। लेकिन फिर मेरी शादी रेखा से हुई और वो पढ़ी लिखी, सलीकेदार और बेबाक स्वभाव की थी। मेरी शादी के शुरुआती महीने अच्छे बीते। मैं उसके साथ बराबरी से बात करता, उसकी राय लेता और वो मुझसे खुलकर बात करती थी। लेकिन मोहल्ले में ये सब लोगों को खटकने लगा और धीरे धीरे फुसफुसाहट शुरू हो गई। नरेश बीवी के बस में है, ज्यादा सर चढ़ा रखा है। शुरुआत में मैंने इन बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन रोज रोज सुनकर मन में चुभने लगी। दोस्तों की महफिल में भी ताने मिलते, भाई बीवी का पल्लू पकड़ के चलता है। और कुछ हफ्तों बाद मैं खुद को बदलता महसूस करने लगा। छोटी छोटी बातों पर रेखा पर गुस्सा आने लगा। मैंने अनजाने में वही करना शुरू कर दिया जिसे बचपन में नफरत करता था। मैंने उस पर हाथ उठाया। रेखा ने पहली बार कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में जो चोट और डर था वो मुझे चैन से सोने नहीं देता था। उसी बीच मोहल्ले में एक नई शादी हुई। जो मेरे बचपन का दोस्त राजू की शादी सोनाली से हुई थी। वो गोरे रंग की, लंबी और तेज तर्रार लड़की थी। पर मोहल्ले की औरतें सोनाली से जलने लगी और मर्द उसे गंदी नजरों से देखने लगे। साथ ही अफवाहें फैलने लगीं कि वो चरित्रहीन है, जबकि उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो आत्मविश्वास से बात करती थी। रेखा ने कई बार कहा कि सोनाली के बारे में मोहल्ले की सोच गंदी है, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। पर एक रात जब मैं घर लौट रहा था तो मोहल्ले के कोने पर 4-5 लोग सोनाली के बारे में अश्लील बातें कर रहे थे। और जब मैंने टोकना चाहा, लेकिन उनमें से एक ने ताना मारा, तू चुप रह, तेरी बीवी भी उसी जैसी है, ज्यादा उड़ती है। और उस रात मेरे मन में शक का बीज बो दिया गया। मैं रेखा को शक की नजर से देखने लगा और धीरे धीरे हमारा रिश्ता खराब होता गया। मैं काम से लौटकर चुपचाप बैठा रहता और वो समझ नहीं पाती कि मैंने बदलना क्यों शुरू कर दिया है। अब कुछ दिन बाद मोहल्ले में बूढ़ी अमरावती आई, 70 साल की औरत जो सालों बाद कहीं से लौटी थी। लोग कहते थे कि उसने बंगाल में काला जादू सीखा है। अमरावती के बारे में कहा जाता था कि उसके पति और बेटा अजीब हालात में मरे थे और वो लाश के साथ 3 दिन तक घर में रही थी। मगर एक दिन बाजार से लौटते हुए वो मुझे रास्ते में मिली। उसकी आंखें इतनी तेज थीं कि जैसे मेरे दिमाग को पड़ रही। और तब उसने धीमी आवाज में कहा, बीवी को काबू में रखना है तो मेरी मदद ले ले, वरना घर बर्बाद हो जाएगा। और ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसने मेरा नाम तक नहीं पूछा, लेकिन जैसे उसे सब पता हो। और कुछ दिन तक मैं सोचता रहा, लेकिन मेरे अंदर का शक और अहंकार अब ज्यादा ताकतवर हो चुका था। और मैं अमरावती के पास चला गया। उसका घर मोहल्ले के किनारे था, पुराना, अंधेरा और अजीब सी गंध से भरा। दीवारों पर काले धागे, मोमबत्तियां और मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन रखे थे। और जब मैंने उसे अपने मन की सब बात बताई तो अमरावती ने कहा, बीवी के बाल का एक गुच्छा, उसके कपड़े का टुकड़ा और आधी रात का समय चाहिए। साथ ही उसने एक अजीब सा मंत्र भी दिया जिसे मुझे जोर से बोलना था। मैंने बिना कुछ सोचे समझे सब कर दिया और आधी रात की अपने कमरे में मोमबत्ती जलाकर उसके बताए मंत्र बोलने लगा। पर अगली सुबह रेखा अजीब बर्ताव करने लगी। कभी घंटों चुप रहती, कभी बिना वजह गुस्सा करती और कभी रात में अचानक जाग जाती। कुछ दिनों तक मुझे लगा सब मेरे कंट्रोल में आ रहा है, लेकिन फिर डर लगने लगा।
रेखा की आंखें रात में लाल हो जाती और वो मुझे घूरते हुए कहती, तू बच नहीं पाएगा। और मैं जब अमरावती के पास गया और उससे पूछा तो वो बस मुस्कुराई और कहा, माया जाल में जो फंसता है वो बाहर नहीं निकलता। ये सुनकर मैं थोड़ा सहम गए और उसी रात मैंने सपना देखा कि रेखा मेरे बिस्तर के पास खड़ी है, जिसके हाथ में खून से टपकता चाकू और कमरे में सिर्फ फुसफुसाहट। अब तेरी बारी है। उस रात के बाद मैं न ठीक से सो पाया न ठीक से काम कर पाया। दिमाग में बस रेखा की लाल आंखें और चाकू वाली छवि घूमती रही। ऑफिस में लोग पूछते, सब ठीक है नरेश? लेकिन मैं सिर्फ हाँ में सिर हिला देता। रेखा का व्यवहार हर दिन और अजीब होता जा रहा था। कभी घंटों खिड़की पर खड़ी बाहर देखती रहती जैसे किसी का इंतजार हो, कभी घर के कोनों में अंधेरे में बैठी बड़बड़ाती रहती। पर एक दिन मैंने उसके पास जाकर सुना, वो वही मंत्र बड़बड़ा रही थी जो मैंने अमरावती के कहने पर पढ़ा था। और ये सुनकर मेरा पूरा शरीर थरथराने लगा। मैं अमरावती के पास भागा और सब बताया, पर वो हंसी और बोली, अरे बेटा, माया जाल का असर उल्टा भी हो सकता है। औरत के मन में जो छुपा डर और गुस्सा है वो बाहर आ जाएगा। उसने कहा कि अगर अब रुकना है तो एक और विधि करनी होगी, लेकिन इस बार दांव बड़ा है। इस बार तुझे उसका खून चाहिए, कुछ बूंदें बस, और आधी रात को पीपल के पत्ते पर टपकाना होगा। पर मैं डर गया, लेकिन मेरे अंदर का शक और गुस्सा मुझे रोक नहीं पाया। मैंने तय कर लिया कि करूंगा, बस एक बार सब ठीक हो जाए। और उस रात मैंने रेखा की नींद में उंगली में हल्की सी कट लगाई और खून की कुछ बूंदें एक छोटे शीशी में भर ली। वो करवट लेकर फिर सो गई, लेकिन मुझे लगा उसने आंखें खोली और धीमे से मुस्कुराई। पर मैंने खून पीपल के पत्ते पर टपकाया और अमरावती के बताए मंत्र पढ़े। तभी हवा अचानक ठंडी हो गई और दूर से किसी के हंसने की आवाज आई। पर मैं नजरअंदाज करके घर की ओर चला गया। लेकिन अगली सुबह मोहल्ले में हलचल थी कि राजू की पत्नी सोनाली मर गई थी। कहते हैं वो अपने घर में फंदे से लटकी मिली। लेकिन अजीब ये था कि उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी मुस्कान थी। और लोगों ने अफवाह फैला दी कि सोनाली का चरित्र खराब था और उसने शर्म में खुदकुशी कर ली। लेकिन मुझे अंदर से लग रहा था कि यह मेरी विधि का असर था, जो किसी तरह गलत दिशा में चला गया। रेखा अब और भी चुप रहने लगी, लेकिन कभी कभी उसकी मुस्कान मुझे डरा देती, जैसे उसे सब पता हो कि मैंने क्या किया। और जब एक रात मैं सो रहा था तो महसूस हुआ कि कोई मेरे सीने पर बैठा है। और जब आंख खोली तो रेखा थी। उसकी आंखें बिल्कुल काली, होंठ नीले और सांस ठंडी। उसने कहा, अब तेरी बारी है नरेश। और तभी मैं घबरा कर उठ बैठा, लेकिन वो बगल में सो रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पसीने से भीगा मैं पूरी रात करवट बदलता रहा। पर अगले दिन मोहल्ले में औरतें मुझे अजीब नजरों से देखने लगीं, कुछ फुसफुसाती, यही है जिसने बीवी पर काला जादू करवाया है। पर मैं सोचता था कि पता नहीं किसने ये बात फैला दी थी। मैंने अमरावती से पूछा तो उसने कहा, अब समाज भी माया जाल में है। एक बार जाल फैल गया तो ये सिर्फ तेरी बीवी पर नहीं, पूरे मोहल्ले पर असर डालेगा। और उस दिन से मोहल्ले में अजीब घटनाएं होने लगी। औरतें अपने अपने घर में अचानक चीखने लगती, मर्द रात में गली में अकेले खड़े बड़बड़ाते दिखते, बच्चे बिना वजह रोते। साथ ही मेरे अंदर डर बढ़ने लगा। मैं सोचने लगा कि ये सब मैंने शुरू किया है। और रेखा अब दिन में घर से निकलती नहीं और रात में जाने कहां चली जाती। जब एक बार मैंने उसका पीछा किया तो वो मोहल्ले के किनारे वाले पुराने कुएं पर गई और वहां पीपल के नीचे बैठकर वही मंत्र पढ़ने लगी। उसकी आवाज बदल गई थी, गहरी, भारी और अजीब। पर मैं डर कर पीछे हट गया, लेकिन उसने अचानक मेरी तरफ देखा और कहा, भाग मत, तूने ही दरवाजा खोला है। और तभी डरता हुआ मैं घर लौट आया, लेकिन अब नींद उड़ चुकी थी। घर में दीवारों से खटखट की आवाज आती, पानी अपने आप उबलने लगता और आईने में अंधेरा दिखता। मोहल्ले में मौतें बढ़ने लगी, कोई दिल का दौरा, कोई झलकर, कोई बिना वजह गायब। लेकिन हर लाश के चेहरे पर वही मुस्कान होती जो मैंने सोनाली पर देखी थी। और अमरावती अब मोहल्ले में कम दिखती थी, लेकिन जब भी मिलती बस एक ही बात कहती,
माया जाल से भागा नहीं जा सकता। मैं खुद को आईने में देखने से डरने लगा था। आंखों के नीचे काले घेरे, शरीर कमजोर और दिमाग में बस एक ही डर, कहीं अगली लाश मेरी ना हो। अब मोहल्ला किसी मरे हुए कस्बे जैसा हो गया था। लोग घर से कम निकलते और अगर निकलते भी तो नजरें झुका लेते। हवा भारी लगती थी, जैसे उसमें कोई दबाव हो। पर अब एक रात मैंने रेखा को फिर घर से निकलते देखा और इस बार मैं चुपचाप उसका पीछा करता रहा। वो उसी पुराने कुएं पर गई, लेकिन इस बार वहां सिर्फ वो नहीं थी, अमरावती भी थी और उसके साथ मोहल्ले की 3 और औरतें। और उन सबके हाथ में मिट्टी के छोटे कटोरे थे जिनमें काला पानी था। रेखा बीच में खड़ी थी और अमरावती उसके माथे पर लाल मिट्टी से कुछ बना रही थी। उसके बाद सबने एक साथ मेरी तरफ देखा और तभी अमरावती ने कहा, नरेश, तू ही था जिसने दरवाजा खोला। अब इसे बंद करने के लिए तुझे ही कीमत चुकानी होगी। पर मैं डर से पीछे हटने लगा, लेकिन तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और जब मुड़कर देखा तो राजू था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उसने मेरा गला पकड़ लिया और कुएं के पास घसीटने लगा। पर मेरी चीखें सुनकर कोई बाहर नहीं आया, जैसे पूरे मोहल्ले ने कान बंद कर लिए हों। और अमरावती ने मेरे हाथ पर चाकू से हल्का कट लगाया और खून एक कटोरे में टपकाया। रेखा ने कटोरा अपने दोनों हाथों में लिया और मंत्र पढ़ते हुए उसे कुएं में उंडेल दिया। और तभी अचानक जमीन हिलने लगी और कुएं से ठंडी हवा निकलने लगी। उस हवा में मुझे बहुत सारी फुसफुसाहटें सुनाई दी और हर आवाज में दर्द था। रेखा ने मेरी आंखों में सीधा देखा और कहा, तूने हमें तोड़ने की कोशिश की नरेश, अब तू हमेशा हमारे साथ रहेगा। और उसने मेरा सिर पकड़कर कुएं की तरफ झुकाया और जब मैंने अंदर देखा तो पानी नहीं था, सिर्फ अंधेरा। और उसमें अनगिनत हाथ मुझे पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे। यह देखकर मैंने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन राजू और बाकी औरतों ने मुझे कसकर थाम रखा था। अब अमरावती ने आखिरी मंत्र बोला और मुझे कुएं में धक्का दे दिया। पर गिरते वक्त मुझे लगा जैसे मैं पानी में नहीं बल्कि किसी जीवित चीज के अंदर जा रहा हूं। और मैंने देखा कि अंधेरे में आंखें खुली हुई थीं जो एक अलग चमक डाल रही थी, जो एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों, हजारों थी। और वो सब मेरी तरफ देख रही थी, मुस्कुरा रही थी, ठीक वैसी ही मुस्कान जैसी सोनाली के चेहरे पर थी। और तब मुझे एहसास हुआ कि ये सब वही लोग हैं जो पिछले महीनों में मरे थे और अब मैं भी उन्हीं में एक बन रहा हूं। और आखिरी बार मैंने ऊपर देखा तो रेखा कुएं के किनारे खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। उसके बगल में अमरावती ने धीरे से कहा, मायाजाल पूरा हो गया। उसके बाद सिर्फ अंधेरा और मैं, जो अब सिर्फ एक आवाज हूं जो इस मोहल्ले की रातों में गूंजती है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही। और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।